हेलो एवरीवन। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे विद्युत सेल जो विद्युत धारा चैप्टर की। और ये क्लास जो है 12th क्लास की फिजिक्स की है। तो विद्युत सेल के बारे में आज डिस्कस करेंगे, लेकिन विद्युत सेल से भी संबंधित आज की जो टारगेट होगी वो क्या होगी। तो सबसे पहले देखो, टारगेट फर्स्ट में है कि विद्युत सेल बताऊंगा कि विद्युत सेल क्या होता है। सेकेंड में बताऊंगा विद्युत सेल की जो विद्युत वाहक बल होती है, जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, जिसको ईएमएफ। तीसरे टर्म पे लौटेंगे जिसका नेम है आंतरिक प्रतिरोध, जिसको इंटरनल रेसिस्टेंस बोलते हैं। चौथे टर्म पे हम लोग लौटेंगे जिसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टेज में संबंध। ये टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, ठीक है, और विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ में संबंध क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की टॉपिक ये रहने वाला है। तो सबसे पहले देखो, आया विद्युत सेल, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल। देखिए यहां पे फिजिक्स में बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़नी है, बट केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़नी। लेकिन थोड़ा सा बात बता दूं कि विद्युत सेल जो है वो क्या होता है, कि एक जो है से विद्युतीय उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसी को क्या कहते हैं, विद्युत सेल कहते हैं, इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। लेकिन ये वर्क कैसे करता है, क्या एक इसका प्रोसेस है, क्या जो है से वर्किंग है। तो सबसे पहले बता दूं कि यदि एक सेल लो फिर दूसरा सेल लो, कनेक्ट कर दो, तो वो एक बैटरी बन जाता है। ग्रुप जो होता है, ग्रुपिंग ऑफ सेल जो होता है, सेल को यदि समूहित कर देंगे वो बैटरी बन जाती है। ठीक है, तो इसका प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में जरा चलते। तो सबसे पहले देखिए होता क्या है कि एक जो है से, ये देखो टब टाइप कर लिया, और इसके बाद इसमें दो मेटल प्लेट को डाल दिया जाता है। एक मेटल प्लेट ये हुआ और एक मेटल प्लेट ये हुआ, हो गया। यानी इनका नेम पड़ता है इलेक्ट्रोड। सेल का क्या पड़ता है, इलेक्ट्रोड नेम पड़ता है। ठीक है, केमिस्ट्री में इसको डिटेल में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। देखिए अब देखिए ये दो प्लेट डाल दिए, इसके बाद ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है जो केमिकल है, अब यहां पे रखा। अब देखिए जैसे ही इस सेल का दोनों इलेक्ट्रोड जो लिए हैं उसको किसी विद्युतीय उपकरण से यदि कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ दिए, तो कुछ ही देर में, मतलब बहुत कम समय में क्या होता है कि ये जो प्लेट आप देख रहे हैं इस पे इलेक्ट्रॉन एकत्रित होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। इसको नेगेटिव प्लेट बोलते हैं, इसको पॉजिटिव बोलते हैं, इसको एनोड बोलते हैं, इसको कैथोड बोलते हैं। अब ऐसा हुआ, अब देखिए हो गया। तो इसके बाद यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो चलना शुरू कर देता है इधर के तरफ, इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देता है इधर की तरफ, ऐसे। तो करंट जो है उल्टा डायरेक्शन में जाएगा इधर के तरफ, और इलेक्ट्रॉन अब यहां पहुंच गया। अब देखिए होता क्या है कि ये जो केमिकल है, इस केमिकल में रिएक्शन होता है। ठीक है, जैसे ही आपने सर्किट कंप्लीट किया, उस रिएक्शन का नाम है, ठीक है, एक साथ होता है दोनों चीज, ऑक्सीकरण और अवकरण, जिसमें ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इसलिए इसको बोलते हैं, ठीक है, एक्सोथर्मिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन या तो रिडॉक्स रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन, एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। देखिए इस पर नेगेटिव हुआ, मतलब इस पर ऑक्सीडेशन हुआ और इस पर रिडक्शन हुआ, और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज हुआ। अब वो एनर्जी कहां यूज हुआ, तो देखिए सेल का जो काम है वो काम है इलेक्ट्रॉन को, चार्ज को गोल गोल सर्किट में केवल घुमाना, ना कि चार्ज को प्रोड्यूस करना, ना कि विद्युत आवेश को उत्पन्न करना।
क्योंकि पहले बताया गया है कि विद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है न तो नष्ट किया जाता है, तो यहां पर ये काम होता नहीं। तो सेल का काम सिर्फ है कि इस जो परिपथ बना है, इस परिपथ में इलेक्ट्रॉन को घुमाना। अब देखिए, यहां से इलेक्ट्रॉन चल के यहां तक आया, अब आया यहां पर, तो इसको कंप्लीट सर्किट तभी होगा, गोल गोल तभी घूमेगा जब ये इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएगा, इस प्लेट पर आ जाएगा। तो इस प्लेट पर आएगा कैसे, सो समझना। ये प्लस वाला कह रहा है मेरे तरफ रहो, ये माइनस वाला कह रहा है मेरे तरफ नहीं आओ, ठीक है। क्योंकि प्लस माइनस क्रिएट होने से विद्युत क्षेत्र हो गया उत्पन्न, प्लस से माइनस की तरफ, और ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ वो हमेशा उल्टा दिशा में फोर्स लगाता है, बल लगाता है। तो इस फोर्स, विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ वो कह रहा है इधर जाओ, लेकिन उसके अगेंस्ट में जाना है तो इसको एनर्जी की जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत है, तभी जा पाएगा। वो ऊर्जा कहां से मिलेगा, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, जो वैद्युत अपघट्य है, ये जो केमिकल है, ये क्या है, वैद्युत अपघट्य है। और यही वैद्युत अपघट्य क्या करता है, यहां पर क्या बोले, जो रिएक्शन हुआ, ठीक है, वो ऊर्जा दिया, और वही ऊर्जा को ये प्राप्त कर, है ना, वो क्या किया, इस प्लेट से इस प्लेट तक आ गया, अब फिर इस प्लेट तक आया तो फिर यहां पहुंच गया। तो इस तरीके से गोल गोल घूमने का काम कर, यही है यहां पर सेल के अंदर का प्रोसेस, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक सेल से रिलेटेड, तो इलेक्ट्रिक सेल हो गया। इसका सिंबल देखें तो सेल का जो सिंबल है वो ये रहा, देखो ये प्लस होता है और इधर ये माइनस होता है, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस देखो, ये देखो सेल का सिंबल। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए विद्युत वाहक बल, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लो कि ये विद्युत वाहक जो बल है वो बल नहीं है, ऐसे लगता है नाम से कि बल हो। इसको विद्युत वाहक बल का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि देखो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आता है, उस इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगाकर, एनर्जी लगाकर एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक पहुंचाने का काम करता है। क्योंकि वर्क डन कर रहा है इसको डिस्प्लेस करने के लिए, तो वहां पर वर्क डन जो हुआ वो फोर्स लगाने से हुआ, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा। लेकिन ये एक्चुअली होता क्या है, सो देखिए, ये जो विद्युत वाहक बल है वो जो है प्रति एकांक आवेश को गोल गोल घुमाने के लिए, मतलब एक चक्कर पूरा करने के लिए जितना सेल को वर्क डन करना पड़ता है, वही उसके लिए विद्युत वाहक बल होता है, वही उसके लिए क्या होता है, ईएमएफ होता है, यानी विद्युत वाहक बल होता है, ठीक है, जिसको ई से निरूपित करते, ठीक है। अब देखिए यही है, एकांक धन आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल के द्वारा किए गए कार्य को उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, यानी इकाई धन आवेश। तो देखो यहां पर होगा किया गया कार्य, और बाई क्या आएगा, विद्युत आवेश आएगा, ठीक है। तो E इज इक्वल टू यहां पे क्या आएगा, W/Q। तो एक प्रकार का W/Q क्या होता है, वोल्टेज होता है, यानी एक प्रकार का ये क्या है, वोल्टेज है। E इज इक्वल टू W/Q, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसका SI मात्रक वोल्ट, इसका SI मात्रक वोल्ट होगी। अब देखो सेल जो है, इसकी जो विद्युत वाहक बल हुई, जो अंदर में काम करना पड़ा घुमाने के लिए आवेश को, प्रति एकांक आवेश को, यदि इस प्लेट से इस प्लेट तक ऋणात्मक को, तो इधर से इधर धनात्मक का होगा,
पहुंचा दिया तो अपने आप सर्किट में फिर घूम जाए। ठीक है, यह है विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल जो निर्भर करती है वो दो चीजों पर निर्भर करती है। सबसे पहले कि ये जो वैद्युत अपघट्य लिया है, इस वैद्युत अपघट्य की नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। दूसरी बात, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड डाला गया है, जो मेटल का प्लेट डाला गया है, धातु की जो प्लेट डाली गई है, वो किस नेचर का है, किस प्रकृति का है, उस पर निर्भर करता है। यानी पूछा जाएगा कि विद्युत वाहक बल कितने चीजों पर निर्भर करता है, तो दो चीजों पर निर्भर करता है। एक वैद्युत अपघट्य के प्रकृति पर, दूसरा जो इलेक्ट्रोड डाला गया है उसकी प्रकृति पर। निर्भर किस पर नहीं करता है, इस सेल की साइज क्या है, कितना बड़ा है कितना छोटा है, इस पर निर्भर नहीं करता है। इस प्लेट का साइज क्या है, इस पर निर्भर नहीं करता। प्लेट की जो क्षेत्रफल है, कितना केमिकल के अंदर है, उस पर निर्भर नहीं करता है। सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड डाले हैं, उन दोनों के बीच की जो गैप है, उस गैप पे निर्भर नहीं करता है। इन सब चीजों पे निर्भर नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पे निर्भर करता है। ठीक है, इन सब चीजों को खुद ब खुद नोट कॉपी में लिख सकते हैं। किन किन बातों पर निर्भर करता है विद्युत वाहक बल, किन किन बातों पर निर्भर नहीं करता है, जो मैंने बता दिया। ये विद्युत वाहक बल से रिलेटेड है, किसका, इलेक्ट्रिक सेल का। अब देखो आगे बढ़ता, नेक्स्ट अब आता है आंतरिक प्रतिरोध, जिसको बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। और ये इंटरनल रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेसिस्टेंस का मतलब होता है जब करंट पास होती है, करंट पास होने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का विरोध करना, प्रवाहित होने का विरोध करना, मतलब विद्युत धारा का विरोध। क्या, तो उसका विरोध करना ही क्या है, प्रतिरोध है। लेकिन इंटरनल रेसिस्टेंस है, सेल के अंदर इंटरनल रेसिस्टेंस। तो ये देखिए इंटरनल रेसिस्टेंस होता कैसे है, क्या होता है। तो वही सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उपस्थित जो विद्युत अपघट्य होता है, विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालते हैं, उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। देखिए कैसे होता है, सो देखिए यही सपोज कीजिए ये सेल है और ये दो इलेक्ट्रोड मैंने डाला है, एक इलेक्ट्रोड और एक और इसके अंदर मैंने ये जो है इलेक्ट्रोलाइट है, वैद्युत अपघट्य है, मतलब केमिकल है। देखिए केमिकल है, देखिए ये हो गए। अब यहां से क्या करो कि इस सेल को इस तरीके से कनेक्ट किए ऐसे, तो ये हो गया नेगेटिव प्लेट और ये हो गया पॉजिटिव, हो गया ऐसा। अब बात रही कि देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्रिएट हुआ। अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव, उसको इधर से इधर जाना है, कौन ले जाएगा, इसका एनर्जी ले जाएगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। अब ले जाएगा तो ये कहेगा हम विरोध करेंगे, हम नहीं जाने देंगे। तो एक विरोध हुआ, एक जो आंतरिक प्रतिरोध हुआ वो किसके कारण हुआ, एक हुआ ये प्लस और माइनस के कारण जो विद्युत क्षेत्र हुआ उत्पन्न, उसके कारण जाने से रोक रहा है। एक दूसरा है कि जो केमिकल के अंदर जाएगा तो इसके लिए ये भी जो है से क्या करेगा, इसमें भी कॉलिजन होगी, तो ये भी जाने से रोकेगा। यानी जो आंतरिक प्रतिरोध है वो दो चीजों पर निर्भर कर रहा है। यहां पर दो कंडीशन है, एक है कि सेल के प्लेट के बिटवीन जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ वो रोकने का काम कर रहा है, और एक वैद्युत अपघट्य जाने से रोक रहा है। यही क्या है, विरोध जो है, यही सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है, तो सबसे पहले सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है वो निर्भर करता है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर। क्योंकि आप जो पढ़ रखा है प्रतिरोध का फॉर्मूला पीछे क्लासों में, और R = ρ × L/A होता है।
तो एल क्या है, मतलब यहां से यहां तक पूरा मटेरियल बना लो, यही मटेरियल में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो ये कंडक्टिंग मटेरियल हुआ ना, तो कंडक्टिंग मटेरियल हुआ तो यहां से यहां तक जाएगा, जितना दूर ज्यादा जाएगा उतना एल ज्यादा होगा, इसका मतलब उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो देख रहे हो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर, यानी जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या है, सेपरेशन जो है, बीच की जो दूरी है उसका सीधा समानुपाती होता है। मतलब जितना अधिक दूरी पर दोनों इलेक्ट्रोड होंगे उतना अधिक दूरी, उतना जो है से प्रतिरोध ज्यादा होगा, विरोध ज्यादा होगा। एक दूसरा यहां पर आपने देखा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब ये जो मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रोड डाला गया है उसका क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उतना प्रतिरोध भी कम होगा, और जितना क्षेत्रफल कम इनसाइड रहेगा, केमिकल के अंदर कम रहेगा, उतना प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। यानी जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या है, तो क्षेत्रफल के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। आर वैरिज 1/, ये हो। ठीक है, एक दूसरा है विद्युत अपघट्य के सांद्रता पर, यानी विद्युत अपघट्य के सांद्रता पर निर्भर करता। तो विद्युत अपघट्य के सांद्रता पर कैसे निर्भर करता है, इसकी मैं बात करने जा रहा हूं। तो देखिए सांद्रता क्या होता है, जैसे मतलब इकाई आयतन में कोई लिक्विड है, उसमें जो है से घुलने वाला पदार्थ को जितना डाल उतनी उसकी सांद्रता ज्यादा। तो सांद्रता यदि बढ़ती है तो आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ता है, सांद्रता कम होती है तो आंतरिक प्रतिरोध भी कम होता है। ठीक है, सिंपल में समझिए, डेंसिटी घनत्व, सांद्रता का बढ़ना मतलब डेंसिटी का ज्यादा होना, घनत्व का ज्यादा, और घनत्व जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को जाने में, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में उतना ज्यादा जो है से रुकावट पहुंचती है। तो ये चीजें होती है सेल का आंतरिक प्रतिरोध से संबंधित। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ो, नेक्स्ट। अब यहां पर आता है कि विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टेज में संबंध, यानी विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टेज में संबंध, इसको बतलाने वाले। तो सबसे पहले यहां पर एक चीज बता दो कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध हुआ, पहले तो ये सेल हुआ और सेल का ये आंतरिक प्रतिरोध हुआ, इसका सिंबल हो गया। सेल का ईएमएफ ई हुआ, इंटरनल रेसिस्टेंस आर हुआ। ठीक है, जब करंट फ्लो करने लगेगा तो इस पॉइंट और इस पॉइंट, मतलब सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की जो इसके बीच विभवांतर होगा, वही विभवांतर इसके लिए टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा। वही इसके लिए क्या कहलाएगा, टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा। ठीक है, अब टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा इसको निकालने, रिलेशन निकाल। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सिंपल परिपथ बनाने के लिए रोल है कि यहां पर आप एक सेल लें, सेल का ईएमएफ ई लें, इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, ठीक है, और इसके बाद यहां से ऐसे क्या करें, एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ले और एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लेकर के इसको कनेक्ट करें। होगा ऐसा। अब यहां से विद्युत धारा घूमने लगेगी, तो विद्युत धारा आई जाने लगी। देखो विद्युत धारा आई जाने, सर्किट कंप्लीट हो गया, विद्युत धारा चलने लगी। तो ये जो सेल है विद्युत धारा प्रवाहित कर रही है, लेकिन दो रुकावट के अगेंस्ट। एक जो है इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध के अगेंस्ट, और दूसरा एक्सटर्नल जो बाहरी प्रतिरोध है उसके अनुसार। तो सबसे पहले यहां पर मैं मान लूं, माना कि, ठीक है, एक माना कि ये जो ई है
इसको क्या बोलेंगे? विद्युत वाहक बल बोलेंगे। ये जो है आर क्या है? स्मॉल आर। इसको आंतरिक प्रतिरोध बोलेंगे। ये आर है, इसको क्या बोलेंगे? बाहरी प्रतिरोध बोलेंगे। हो गया ऐसा। अब जैसी ये विद्युत धारा प्रवाहित करे तो सेल वर्क कर, तो यहां से ले लो, सिंपल लॉजिक। देखिए वर्क डन जो है किसका? सेल का। वो दो चीजों में बटेगा, एक होगा एक्सटर्नल, तो W एक्सटर्नल मतलब बाहरी, और प्लस दूसरा क्या? W इंटरनल मतलब आंतरिक। ठीक है। वर्क डन क्या होता है? सेल का, तो EQ, क्योंकि E बराबर W बाई क्यू, E बराबर W बाई क्यू, तो W बराबर EQ माने वोल्टेज इंटू चार्ज। ये हो इज इक्वल टू, देखो W एक्सटर्नल है जी, तो W एक्सटर्नल क्या होगा? देखिए यहां पर ये दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बिटवीन ये जो वोल्टेज है ये V, यही वोल्टेज क्या है? टर्मिनल वोल्टेज है, इसी को बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो इसके लिए तो इसमें करंट I जा रहा, तो ये बाहर का वर्क डन क्या है? VQ प्लस इंटरनल है, तो इंटरनल है तो देखिए यहां पर ये रेसिस्टर है माने आंतरिक प्रतिरोध है, तो इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो ये क्या होगा? छोटा पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, तो ये होगा छोटा वोल्टेज इसके लिए, तो इसके लिए क्या लिखोगे? भी क्यू 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 सब समाप्त हो जाएगा, तो यहां पर लिखोगे E इज इक्वल टू भी, अब प्लस इसको लिखेंगे IR। देखो ये क्या है? यहां पर IR हो गया, क्योंकि लिख देता हूं V इज इक्वल टू IR। इसके लिए इसमें जो करंट गया तो पोटेंशियल ड्रॉप किया, तो ये हो इस तरीके से। तो यहां पर ये जो V है, जो ये टर्मिनल वोल्टेज है, इसको लिखना था, तो V ये प्लस है तो इधर जाएगा माइनस में, तो E माइनस IR होगा ऐसा। ठीक है, तो ये जो है टर्मिनल वोल्टेज है और E माइनस IR। तो अभी जो देख रहे हो वो क्या कर रहे हो? जैसे E का कुछ वैल्यू होगा, मान लो 10 वोल्ट, और IR का वैल्यू मान लो आया 1, तो कितना हो गया? 9 हो गया। V इज इक्वल टू 9 हो गया, तो टर्मिनल वोल्टेज EMF से कंपेयर करो, EMF है 10, IR का वैल्यू 1, तो 10 माइनस कुछ हो गया तो 9 आया। तो ये जो है से दैट मीन्स लिख सकते हो कि V जो है वो EMF से छोटा हो गया। कब? जब जो है से सर्किट में विद्युत धारा दिया जा रहा, मतलब सेल से विद्युत धारा लिया जा रहा, यानी जब सेल से धारा लिया जाता है, तो उस केस में जो टर्मिनल वोल्टेज है यही वोल्टेज इसका इन दोनों के बीच होगा, तो ये क्या होगा? V इज इक्वल टू E माइनस IR। ठीक है, यानी टर्मिनल वोल्टेज छोटा होगा किससे? तो EMF से। अब आते हैं विद्युत धारा पे, I पे। I का मतलब होता है विद्युत धारा, तो I का मतलब विद्युत धारा यानी विद्युत वाहक बल बाई टोटल रेसिस्टेंस। ठीक है, तो I इज इक्वल टू E बाई R टोटल मतलब R एक्सटर्नल प्लस R इंटरनल, यानी किसी सेल से
यदि आप विद्युत धारा निकालते हो तो क्या निकलेगा, ईएमएफ बाई टोटल रेसिस्टेंस, यानी बाहरी प्रतिरोध बाई प्लस आंतरिक प्रतिरोध। ये बात हो, अब समझ लीजिए। अब है जब परिपथ खुला हो, खुला हो मतलब आई जीरो हो, आई क्या हो, जीरो, मतलब परिपथ जब खुला हुआ रहेगा, स्विच ऑफ रहेगा, तो ना तो सेल धारा ले रहा है, ना तो सेल विद्युत धारा दे रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आई जो होगी वो तो शून्य हो जाएगी। तो जब शून्य हो जाएगी तो इस केस में V इज इक्वल टू ईएमएफ होगा। यानी यदि आप सेल को चुपचाप रखे हुए हैं, ना तो उसको सर्किट में विद्युत धारा उससे प्रवाहित कर रहे हैं, ना तो और कुछ कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगी, यहां पर वो ऐसे के वैसे रह जाएगा। ठीक है, मतलब जितना ईएमएफ है वही उसका टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। अब देखो आगे, अबर है जब सेल को धारा दी जाती है। देखिए यहां पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और कुछ बातें बताएंगे। देखिए सेल जो होती है ऐसे दो तरीके का होता है, एक होता है प्राइमरी सेल और एक होता है सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल। प्राइमरी सेल को क्या करते हैं, यूज करते हैं और थ्रो करते हैं, यानी यूज करके फेंक देते हैं। ठीक है, लेकिन मतलब क्या हुआ कि उससे सेल सिर्फ और सिर्फ धारा लेते हैं। और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल जो द्वितीयक सेल होता है, जिसमें क्या करते हैं, धारा लेते भी हैं और जब वो डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर से उसको चार्ज करते हैं। जैसे मोबाइल का बैटरी, क्या करते हो आप, उसको डिस्चार्ज होता है चार्ज में लगा देते, मतलब चार्ज में लगाना मतलब उसको विद्युत धारा देना, विपरीत दिशा से देना। ठीक है, विद्युत धारा जब लिया जाता है परिपथ में तो प्लस से माइनस की तरफ धारा की दिशा होती है, लेकिन जब विद्युत धारा उसको दिया जाता है, जब उसको आवेशित किया जाता है, सेल को धारा देना मतलब सेल को आवेशित करना, इसका मतलब उल्टा देते हैं, माइनस से प्लस की तरफ धारा की दिशा होती है। ठीक है, तो विपरीत दिशा में होती है, तो इस केस में V इज इक्वल टू ई लेते हैं, माइनस माइनस आई लेंगे, माइनस आई इसलिए लेंगे कि विपरीत दिशा में दे रहे हैं, तो माइनस आई हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर होगा। यानी इस केस में हम बता सकते हैं कि जो टर्मिनल वोल्टेज है दैट इज, ठीक है, वो ग्रेटर होगा किससे, ईएमएफ से। ईएमएफ से क्या होगा, ग्रेटर होगा। यानी सेल को विद्युत धारा देने के समय टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से बड़ा होता है, और सेल से धारा लेने के समय ईएमएफ बड़ा होता है टर्मिनल वोल्टेज से। और सेल से जब धारा नहीं लेते हैं, जब परिपथ खुला रहता है, आई जीरो होती है, तो उस समय विद्युत वाहक बल और विभवांतर आपस में बराबर होता है, कुछ करने की जरूरत। ठीक है, अच्छा, तो ये तीन केसेस सेल में हुआ। टर्मिनल वोल्टेज यानी वोल्टेज कैसे कैसे हो रहा है ये देख सकते। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते नेक्स्ट, बारी बारी से। अब यहां से देखिए दिया हुआ है 6 वोल्ट ईएमएफ और 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध, यानी 6 वोल्ट ईएमएफ है, तो ईएमएफ लिख दो, ईएमएफ 6 वोल्ट, और इतना आंतरिक प्रतिरोध है यानी स्मॉल आर 2 ओम होगा, कि एक सेल को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा गया है, यानी बाहर वाला प्रतिरोध जो है वो कितना है, तो 10 ओम का है, प्रतिरोध से जोड़ा गया है। तो ए नंबर में निकालना क्या है, विद्युत धारा, बी नंबर में विद्युत महत्तम विद्युत धारा, ठीक है, और सी नंबर में टर्मिनल वोल्टेज,
और डी नंबर में वोल्टेज ह्रास, यही आपको निकालनी। ठीक है, तो यही आपको यहां पर निकालनी है कि महत्तम विद्युत धारा क्या होगी, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी, और इस सब चीजों को देखना है। ठीक है, यहां पे तो देखेंगे आप ए नंबर में सबसे पहले विद्युत धारा निकाल, तो I इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर होगा। ठीक है, तो E का वैल्यू क्या है, EMF 6 बाई टोटल रेसिस्टेंस कितना है 10 और प्लस क्या आएगा 2 आएगा, यानी 6 बाई 12 आएगा, कैंसिल कीजिए 2, यानी 0.5 एम्पियर आएगा। बी नंबर में क्या है, महत्तम विद्युत धारा, यानी क्या लोगे आई मैक्स लो। तो महत्तम विद्युत धारा लेने के लिए देखिए आंतरिक प्रतिरोध को निगलेक्ट करना पड़ता है, आंतरिक प्रतिरोध नहीं होना चाहिए। तो यहां पर क्या होगा ई बाई आर आएगा, तो ई का वैल्यू क्या है 6 बाई आर का वैल्यू 10, यानी 0.6 एम्पियर। सी नंबर में आ जाइए, सी नंबर में है टर्मिनल वोल्टेज, यानी सेल को धारा नहीं दिया जा रहा, सेल से धारा लिया जा रहा, तो टर्मिनल वोल्टेज E माइनस आई आर, तो E का वैल्यू 6 माइनस I का वैल्यू 0.5 रखिए, ये वाला मैक्सिमम वाला नहीं, स्मॉल r यानी 2, तो 2, ये क्या आएगा 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 वोल्ट, दैट मीन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट डी नंबर में आ जाइए, अब निकालना है वोल्टेज ह्रास, तो V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज ह्रास निकलेगा तो V इज इक्वल टू आई आर, I की वैल्यू 0.5 इंटू स्मॉल r 2, यानी 1 वोल्ट, यानी ये क्या हो गया वोल्टेज की ह्रास हो गई। यानी ह्रास कहां होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, यदि 6 ओम आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है, यदि 6 ओम आंतरिक प्रतिरोध के सेल को 3 ओम के बाहरी प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, यानी आंतरिक प्रतिरोध हुआ 6 ओम, इसको 6 ओम लिख दो, बाहरी प्रतिरोध हुआ 3 ओम, इसको लिख दो, जोड़ा जाता है, तो टर्मिनल वोल्टेज 3 वोल्ट हो जाता है, टर्मिनल वोल्टेज यानी भी कितना हो जाता है, तो 3 और ये वोल्ट हो जाता है। तो अब बताइए सेल का ईएमएफ, सेल का ईएमएफ इज इक्वल टू व्हाट, यही तो निकालना है। तो सेल का ईएमएफ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, यानी सेल जो है विद्युत धारा दे रही, तो V इज इक्वल टू ई माइनस स्मॉल आई आर, ऐसे रखेंगे, बट मुझे I नहीं मालूम है, ठीक है, तो I के प्लेस पे हम लोग रख देंगे E बाई आर प्लस आर, होगा ऐसा, तो V इज इक्वल टू ई माइनस ई आर होगा बाई आर प्लस आर। देखो तो यहां से V, ठीक है, अब यहां से क्या करो, सो देखो सबका वैल्यू पुट कर, तो V का वैल्यू कितना होगा 3, E का वैल्यू रहने दो, माइनस E इंटू स्मॉल आर 6 होगा, बाई आर प्लस आर 3 प्लस 6 यानी 9, कैंसिल आउट कीजिए, तो 3 से 2 से, तो यह क्या आएगा 3 इज इक्वल टू ई माइनस 2e बाई 3 हो गया। अब देखो 3 इज इक्वल टू 3 एलसीएम लो, 3 तो 3e माइनस 2e, तो 3 तिया 9 होगा, इज इक्वल टू 3 माइनस 2e, तो E आएगा, सो E इज इक्वल टू 9 वोल्ट, कितना आएगा
E इज इक्वल टू 9 वोल्ट। कैसे आया देख सकते हैं, सिंपल। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट। अवर है जब 12 वोल्ट ईएमएफ के सेल को 10 ओम के प्रतिरोध के साथ जोड़ते, ठीक, तो टर्मिनल वोल्टेज 10 वोल्ट हो जाता है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालें, यही बोला जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले ईएमएफ ले लो, जो कितना है, तो 12 वोल्ट है। सेल को जोड़ा गया है प्रतिरोध से, यानी कितना प्रतिरोध, 10 ओम के प्रतिरोध से। अब इसका टर्मिनल वोल्टेज हो जाता है 10 वोल्ट। टर्मिनल वोल्टेज हो गया यहां पर 10 वोल्ट। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकाल। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर, जो वाट है, जो मुझे मालूम नहीं है। चलिए हो गया यहां तक। तो देखिए यही सेल लीजिए, यही इंटरनल रेसिस्टेंस है, ठीक है, और यहां से ऐसे इसको कनेक्ट कर दीजिए। अब कनेक्ट किया मैंने, तो जब कनेक्ट किया एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से, देखिए एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से कनेक्ट हो, ये है कैपिटल आर, ठीक, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से मैंने कनेक्ट कर दिया। अब जरा सोचो कि इसमें इंटरनल रेसिस्टेंस निकालनी है मुझे, ठीक, तो इसके लिए अब उपाय लगाए, फॉर्मूला लगाइए बेसिक। करंट भेजेगा तो फॉर्मूला होती है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, यही तो होता है। अब क्या करोगे, यहां से V इज इक्वल टू ई माइनस आई के जगह पे सब हो गया, ये दे दिया गया। अब क्या करोगे, सबका वैल्यू पुट कर, V 10 इज इक्वल टू ई 12 माइनस ई आर, तो 12 इंटू स्मॉल आर बाई आर प्लस आर, तो 10 प्लस आर होगा। हो गया ऐसा, ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस में, 12 आर बाई 10 प्लस आर इज इक्वल टू 10 उधर जाएगा तो 2 होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, मतलब कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये क्या होगा, 12 आर होगा, इधर क्या होगा 20 होगा, और प्लस क्या आएगा 2 आर आएगा, यानी 20 प्लस 2 आर। ये 2 आर प्लस में इधर आएगा माइनस में, यानी 10 आर आएगा, यानी 20 होगा। स्मॉल आर इज इक्वल टू 20 बाई 10 यानी 2। दैट मीन सॉल्व। यानी इंटरनल रेसिस्टेंस मुझे निकालनी थी और ये इंटरनल रेसिस्टेंस हमने निकाल दिया। तो इस तरीके से आप जो है से सवाल को बना सकते हैं। तो आज की क्लास विद्युत सेल का यहीं तक हुआ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।